नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्ते विद्यार्थियों, मैं निर्मला पुरेहा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक, शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से आज कक्षा 11वीं की क्लास में व्यावसायिक अध्ययन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में आपको समझाऊंगी। आज इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात आप ये जान पाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या आशय है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या लाभ हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आने वाली कौन कौन सी बाधाएं हैं जिनका सामना व्यापारियों को करना पड़ता है, और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रलेख उपयोग में लाए जाते हैं उनकी जानकारी आप हासिल कर। एक देश चाहे जितना विकसित क्यों न हो, वह पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं होता। उसे कुछ न कुछ वस्तुओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। वह देश उस वस्तु का या तो उत्पादन नहीं कर सकता है या उसकी उत्पादन लागत उस वस्तु के आयात मूल्यों की तुलना में अधिक होती है, अथवा वह वस्तु उस देश में उपलब्ध नहीं होती है, अथवा विश्व के विभिन्न देशों को परस्पर वस्तुओं का आदान प्रदान करना पड़ता है। इसी को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 3 प्रकार का होता है: आयात, निर्यात व्यापार और पुनः निर्यात व्यापार। आयात व्यापार, जब विदेशों से माल खरीदा जाता है तो उसे हम आयात व्यापार कहा जाता है। आप देखते हैं हमारे देशों में बहुत सारी वस्तुएं विदेशों से बुलाई जाती है जिनका उपयोग हम दिन प्रतिदिन करते हैं। निर्यात व्यापार, जब विदेशों को माल विक्रय किया जाता है तो उसे निर्यात व्यापार कहा जाता है। हमारे यहाँ से विदेशों को बहुत सारी वस्तुएं विक्रय की जाती हैं। पुनः निर्यात व्यापार, जब किसी एक देश से माल आयात करके पुनः किसी दूसरे देश को निर्यात किया जाता है तो उसे पुनः निर्यात व्यापार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हमने अमेरिका से माल खरीदा और हमने श्रीलंका को बेचा तो उसे हम पुनः निर्यात व्यापार कहेंगे। विदेशी व्यापार की आवश्यकता क्यों होती है, इसके मुख्य कारण क्या है? इसमें पहला है प्राकृतिक साधनों का असमान वितरण। विभिन्न देशों के प्राकृतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों में अंतर होता है और इस अंतर के कारण वहाँ पर जो वस्तुएं उपलब्ध होती हैं उनसे जिन वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ता है उनकी उत्पादन लागत अलग अलग आती है। तो एक अंतर के कारण एक ही वस्तु की उत्पादन लागत 2 देशों में अलग अलग होती है, तो निश्चित तौर पर जहाँ वस्तु की लागत कम से कम आएगी वहाँ से वस्तुओं का विक्रय ज़्यादा होगा। दूसरा कारण है श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। प्रत्येक देश में एक विशेष कला, कौशल और दक्षता पाई जाती है जिसमें वो निपुण होता है, और वह विशिष्टता वाला जो देश होता है वो उस उद्योग में विशिष्टता प्राप्त करके उसका समुचित उपयोग करता है और अपने यहाँ वस्तुओं का उत्पादन करके उन वस्तुओं को अन्य देशों में विक्रय करता है। तीसरा कारण है उत्पादन संबंधी परिस्थितियों में अंतर। विभिन्न देशों में उत्पादन संबंधी परिस्थितियों में भी अंतर पाया जाता है। प्रत्येक देश उन वस्तुओं का उत्पादन करना पसंद करता है जिन्हें वह न्यूनतम लागत पर तैयार कर सकता है। जहाँ पर कच्चा माल अधिक मात्रा में उपलब्ध होगा उन्हीं वस्तुओं को उत्पादित करेगा और सस्ते मूल्य पर उत्पादित करके विदेशों को विक्रय करेगा। अन्य वस्तुएं जिन्हें वह सस्ते मूल्य पर उत्पादित नहीं कर सकता उन्हें वह कम मूल्यों पर अन्य देशों से आयात कर सकता है। चौथा कारण है श्रम एवं साहस। एक देश की श्रम एवं साहस की कुशलता दूसरे देशों से भिन्न होती है जिससे वस्तुओं की लागत में अंतर आता है जो विदेशी व्यापार को संभव बनाता है। इस तरह की वस्तुओं की जो तुलनात्मक लागतों में अंतर होता है वही विदेशी व्यापार का मुख्य कारण होता है। अब विदेशी व्यापार के क्या लाभ है? पहला तो है प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग। किसी भी देश में जो प्राकृतिक साधन प्रचुर मात्रा में होते हैं वह उन्हीं से संबंधित वस्तुओं का उत्पादन करता है और न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करके प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग करता है।
जैसे किसी देश में यदि कच्चा लोहा अधिक मात्रा में है तो वो उससे संबंधित वस्तुओं का उत्पादन करेगा। यदि पेट्रोल ज़्यादा है तो वो उसका दोहन करके और विदेशों को विक्रय करेगा। दूसरा लाभ है तीव्र आर्थिक विकास। विदेशी व्यापार के माध्यम से जिन कच्चे पदार्थों की कमी है उनका आयात करके भी औद्योगिक विकास किया जा सकता है और इससे बाजार का विस्तार भी किया जा सकता है। यदि कहीं कच्चे माल की कमी है किंतु श्रम एवं साहस उपलब्ध है तो वहां पर विदेशों से कच्चा माल क्रय करके और औद्योगिक विकास किया जा सकता है। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। अधिकतर देश अपनी जलवायु एवं प्राकृतिक साधनों की उपलब्धि के अनुरूप ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनके उत्पादन में उन्हें पूर्ण कुशलता प्राप्त होती है। ऐसे उत्पादन की मात्रा को बढ़ाकर श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का वो लाभ उठाते हैं। आप अधिकांश देशों में आपने देखा होगा जहाँ पर वो बहुलता से कच्चा पदार्थ पाया जाता है वो उन वस्तुओं का निर्माण करके और विदेशों को विक्रय करते हैं। रोजगार में वृद्धि। विदेशी व्यापार का एक लाभ रोजगार में वृद्धि भी है। विदेशी व्यापार में निर्यात उद्योगों में उत्पादन बढ़ता है तो श्रमिकों को अधिक रोजगार मिलता है। मूल्य में स्थायित्व। वस्तु की पूर्ति में कमी होने के कारण बाजार में वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप विदेशों से वस्तुएं आयात होने लगती हैं तो पूर्ति होने पर वस्तुओं के मूल्य में स्थिरता बनी रहती है। अन्यथा देश में उत्पादित कम वस्तुओं का मूल्य बहुत अधिक बढ़ जाता है और इससे उपभोक्ताओं को नुकसान होता है। जीवन स्तर व आय में वृद्धि। विदेशी व्यापार के कारण सभी उपभोक्ताओं को सस्ती टिकाऊ वस्तु मिलने के कारण उनका जीवन स्तर ऊंचा उठने लगता है और उनकी वास्तविक आय में वृद्धि होती है। विदेशों से कुछ आयात वस्तुओं का मूल्य बहुत कम कीमत पर मिलता है जिससे वस्तुओं की कीमत कम होने के कारण देश के लोग इसका उपयोग कर सकते हैं और अपनी आय की बचत कर सकते हैं। उत्पादन विधि में सुधार। विदेशी व्यापार में प्रतिस्पर्धा होने के कारण कम लागत पर अच्छा माल उत्पन्न करने के लिए उत्पादन विधियों में समय समय पर सुधार किए जाते हैं जिससे उपभोक्ताओं को अच्छा माल मिलने लगता है। जब विदेशी व्यापार कंपनियां देश में आती हैं और वो कम लागत पर वस्तुएं उपलब्ध कराती हैं तो देशी उद्योग जो हैं वो भी अपनी उत्पादन विधियों में सुधार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवं सहयोग का विकास। विदेशी व्यापार के माध्यम से दो देशों में पारस्परिक सहयोग और मैत्रीपूर्ण भावना का विकास होता है। वस्तुओं के साथ साथ विचारों का आदान प्रदान भी होता है जिससे ज्ञान और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है और मेल जोल के कारण विश्व में शांति बनी रहती है। संकट काल में सहायक। संकट काल में बाढ़, भूकंप, सूखा आदि प्राकृतिक आपदा आने पर विदेशों से खाद्य सामग्री आयात कर इन संकटों का सामना किया जा सकता है। विदेशी व्यापार के जहाँ लाभ हैं वहाँ दोष भी हैं, हानियाँ भी हैं। जैसे विदेशों पर निर्भरता। विशिष्टीकरण के कारण सभी वस्तुओं का उत्पादन न करने से कुछ वस्तुओं के दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके कारण आत्मनिर्भरता कम हो जाती है। दूसरा है विदेशियों का हस्तक्षेप। जब कुछ राष्ट्र दूसरे देशों को वस्तुओं का विक्रय करते हैं तो उनके राजनीतिक गतिविधियों में वो रुचि लेने लगते हैं और अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं ताकि उन्हें अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। देशी उद्योगों से प्रतिस्पर्धा। जब विदेशों में निर्मित माल देश में आता है तो देश में निर्मित माल से उसकी प्रतियोगिता होने लगती है जिससे देशी उद्योग का विकास रुक जाता है क्योंकि विदेशों से निर्मित माल कम लागत पर उपलब्ध होता है। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में विदेशी व्यापार के कारण विभिन्न देशों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष व द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है और सभी राष्ट्र एक दूसरे से जलन की ईर्ष्या की भावना रखने लग जाते हैं। उत्पादन की खपत हेतु अनैतिक प्रयास। कई विकसित देशों के द्वारा अधिक उत्पादन करके उत्पादित वस्तुओं को क्रय करने के लिए अनुचित दबाव डालते हैं। हमने देखा है अक्सर जो बड़े राष्ट्र होते हैं जो वस्तुओं को दूसरे देशों को विक्रय करते हैं और जब उनसे ज़्यादा मात्रा में आयात किया जाता है सामान तो वो अपने देश की चीज़ों को दूसरे देशों में बेचने का प्रयास करते हैं और उसके लिए कई अनैतिक कदम भी उठाते हैं। हानिकारक वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहन। विदेशी व्यापार में कभी कभी विदेशों में उत्पादित हानिकारक वस्तुएं भी आयात होने लगती हैं जो देशवासियों के स्वास्थ्य और जीवन पर बुरा प्रभाव डालती हैं
जैसे हेरोइन में चरस, शराब, कॉफी, ब्राउन शुगर इत्यादि। खनिज पदार्थों की क्षमता, निर्यात करने के कारण देश में वस्तुओं के उत्पादन हेतु तीव्र गति से खनिज पदार्थों का दोहन होता है। इसके कारण शीघ्र ही खनिज पदार्थों के स्रोत खत्म होने लगते हैं। वस्तुओं का कृत्रिम अभाव, कभी कभी अधिक लाभ कमाने के लोभ में विदेशी व्यापारी वस्तुओं का अभाव पैदा कर देते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है, जब अभाव पैदा होता है तो वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है और देशवासियों को व्यवस्थित क्रय करने पर हानि उठानी पड़ती है और आवश्यकता होने पर उन वस्तुओं को अधिक मूल्य पर खरीदना पड़ता है। देशवासी विदेशियों की कई आदतों जैसे फैशन, रहन सहन का ढंग आदि की नकल करने का प्रयास करते हैं। इससे विदेशियों की नकल बढ़ती है। आय के अभाव में जब वो उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं तो वो पूर्णतः से गिर जाते हैं और आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर भी हो जाते हैं। विदेशी व्यापार में आपने लाभ भी देखा, लेकिन विदेशी व्यापार करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। जैसे पहला है संपर्क स्थापित करने की कठिनाई। दूर दूर के देशों में संपर्क स्थापित करने में कठिनाई आती है। वायु यातायात के विकास होने के बाद भी ये जनसाधारण को सस्ते मूल्य पर उपलब्ध नहीं होते हैं। अत्यधिक जोखिम, विदेशी व्यापार में अधिकतर माल समुद्री मार्ग से आता जाता है। इस कारण जहाज के डूबने, लूटने, पलटने या तूफान से नष्ट होने का भय हमेशा बना रहता है। इस जोखिम तत्व के कारण विदेशी व्यापार इतनी तीव्र गति से विकास नहीं कर सकता। इस कारण किस देश में कौन से माल की खपत है, इसकी जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई होती है। तीसरी कठिनाई आती है आयात निर्यात लाइसेंस की प्राप्ति। विदेशी व्यापार पर सरकार का पूरा नियंत्रण रहता है और वे अपने अपने देश के आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर ही आयात निर्यात लाइसेंस देती है और लाइसेंस प्राप्त करने की विधि से अपरिचित होने के कारण विदेशी व्यापार में कठिनाइयाँ आती हैं। अब चौथी कठिनाई जो है वो मुद्रा प्रणाली है। हम जानते हैं प्रत्येक देश में विभिन्न मुद्राओं का चलन होता है और प्रत्येक देश दूसरे देश में अपनी मुद्रा में भुगतान चाहता है। इससे दो देशों की मुद्रा के विनिमय में जटिलता उत्पन्न होती है। पांचवी कठिनाई है नियम एवं कानून। विभिन्न देशों के नियम एवं कानूनों में अंतर होता है और वहाँ की कार्य प्रणाली भिन्न होती है। इससे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। छठवां है दीर्घ समय, वस्तुओं का आयात निर्यात प्राय सामुद्रिक मार्ग से किया जाता है और उसके आने जाने में बहुत समय लगता है और वायुयान से जल्दी भेजना संभव नहीं होता है, किंतु यह बहुत खर्चीला होता है, अतः व्यापार में समस्या बनी रहती है। भाषा व नापतोल की भिन्नता, अलग अलग देशों में अलग अलग भाषा होती है। इसके कारण व्यापार से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई आती है। अलग अलग नापतोल प्रणालियां प्रचलित होने के कारण मात्रा व मूल्य निश्चित करने में कठिनाई आती है। अब विदेशी व्यापार में प्रवेश कैसे किया जाए, कैसे संभव होता है कि विदेशी व्यापार में हम प्रवेश करें। अब विदेशी व्यापार में प्रवेश से आशय है, विदेशी व्यापार में प्रवेश की नीति से आशय उन तरीकों से है जिनसे एक कंपनी विदेशी व्यापार करने में समर्थ होती है। इसकी पहली विधि है निर्यात या आयात करना। इसमें दो विधियां प्रचलित हैं, एक तो प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष विधि में आयात निर्यात संबंधी प्रक्रियाएं संपन्न करनी पड़ती है, जबकि अप्रत्यक्ष विधि में मध्यस्थों अर्थात आयात और निर्यात गृहों के द्वारा प्रक्रियाएं संपन्न की जाती हैं। दूसरी विधि है अनुबंध निर्माण। विदेशी व्यापार में रुचि रखने वाली फर्म विदेश में स्थित स्थानीय फर्म से अनुबंध करती है, जिसके अंतर्गत वह अपनी आवश्यकता अनुसार विदेशी फर्म से उत्पादित वस्तुएं प्राप्त करती है। तीसरे प्रवेश का तरीका है लाइसेंसिंग एवं फ्रेंचाइजी। लाइसेंसिंग एक अनुबंधी प्रबंध है जिसमें एक फर्म अपना पेटेंट, ट्रेडमार्क, तकनीक या गोपनीयता विदेश में स्थित दूसरी फर्म को प्रदान करती है। उसके प्रतिफल में के रूप में उसको रॉयल्टी प्राप्त होती है। जो फर्म ऐसा करने की इजाज़त देते हैं वह लाइसेंस दाता तथा जिसे इजाज़त दी जाती है उसे लाइसेंस प्राप्तकर्ता कहा जाता है। लाइसेंसिंग में तकनीक के साथ साथ अपना नाम भी प्रदान किया जाता है।
फ्रेंचाइजिंग लाइसेंसिंग की तरह होता है। लाइसेंसिंग का प्रयोग उत्पादन के क्षेत्र में होता है तथा फ्रेंचाइजिंग का उपयोग सेवा क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है। और फ्रेंचाइजिंग में पूर्व कंपनी को फ्रेंचाइजी दाता और दूसरी फर्म को फ्रेंचाइजी प्राप्तकर्ता कहा जाता है। यह होटल, रेस्टोरेंट, ट्रैवल एजेंसी, बैंक आदि क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जाता है। फ्रेंचाइजी दाताओं में मैकडोनाल्ड, पिज्जा हट, वॉलमार्ट आदि है। चौथी प्रवेश की रीति है संयुक्त साहस। संयुक्त साहस दो या दो से अधिक फर्मों के संयुक्त स्वामित्व वाला व्यवसाय होता है। इसकी स्थापना विदेशी निवेशकर्ता स्थानीय कंपनी में हित क्रय कर ले या स्थानीय कंपनी विदेशी कंपनी में हित ग्रहण करती है। विदेशी या स्थानीय कंपनी दोनों एक साथ मिलकर एक नए उद्यम का गठन या स्थापना करते हैं। पांचवा प्रवेश की रीति है पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाइयां। विदेशी कंपनियां दूसरे देशों में संचालित व्यवसाय पर अपना पूर्ण नियंत्रण चाहती है, तो वह पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाइयों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश करती है। इसके लिए वह इन इकाइयों की समता पूंजी में 100% निवेश करती है। या तो वह व्यावसायिक क्रियाओं के संचालन के लिए बिल्कुल नई फर्म की स्थापना करती है या पहले से स्थापित फर्म का अधिग्रहण करती है। उन्हें अपनी वस्तु के उत्पादन या प्रवर्तन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। अब निर्यात बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, इसका अध्ययन हम करेंगे। एक देश को निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता होती है ताकि वह विदेशी मुद्रा का अर्जन कर सके, और इसके लिए कुछ उपायों को अपनाना आवश्यक है। पहला है उत्पादकता में सुधार। उत्पादक और कुशलता में सुधार कर उत्पादन लागत को कम करके निर्यात को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा है गुणात्मक नियंत्रण। निर्यात की जाने वाली वस्तु विदेशी प्रतियोगी वस्तु की तुलना में अच्छी किस्म व गुण की होनी चाहिए। इसके लिए चाहिए कि देश में जो वस्तुएं उत्पादित की जा रही हैं उनकी किस्म अच्छी से अच्छी हो, उनकी गुणवत्ता अच्छी हो, ताकि उन्हें निर्यात किया जा सके। निर्यात अनुदान। सरकार को निर्यात पर अनुदान योजना लागू करना चाहिए ताकि जो व्यापारी निर्यात कर रहे हैं उन्हें कुछ अनुदान प्राप्त हो और उनको प्रोत्साहन मिले। विविधीकरण। आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार नई नई वस्तुओं के निर्यात किए जाने चाहिए। नई नई वस्तुओं का उत्पादन किया जाना चाहिए, उनमें समय समय पर सुधार किया जाना चाहिए और उनका निर्यात किया जाना चाहिए। इससे भी विदेशी व्यापार को बढ़ाया जा सकता है। कर में छूट। सरकार यदि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के कर में छूट देती है तो विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। अब निर्यात प्रक्रिया किस तरह की जाती है? निर्यात प्रक्रिया के क्या चरण होते हैं? उसमें पहला है पूछताछ संबंधी पत्र की प्राप्ति। जब आयातक से निर्यातक को आयातित वस्तु संबंधी पूछताछ पत्र प्राप्त होता है तो निर्यातक शीघ्रता से एक कच्चा बीजक आयातकर्ता के पास भेजता है जिसमें माल का पूरा विवरण, मूल्य व शर्तों का उल्लेख होता है। आदेश या इंडेंट की प्राप्ति दूसरा चरण है। जब आयातकर्ता संतुष्ट हो जाता है तो वह निर्यातकर्ता को वस्तु का आदेश या इंडेंट देता है और इसमें आदेशित वस्तु का विवरण, दी जाने वाली कीमत, सुपुर्दी की शर्तें, पैकिंग, मार्क, बीमा आदि की जानकारी होती है। अब साख के बारे में पूछते हैं। निर्यातित माल का उचित प्रकार से भुगतान प्राप्त हो जाएगा या नहीं, ये शंका हमेशा निर्यातकर्ता को होती है। इसके लिए निर्यातकर्ता आयातकर्ता से साख पत्र प्राप्त करता है और आयातकर्ता किसी बैंक से साख पत्र लेकर निर्यातकर्ता के पास भेजता है जिससे निर्यातकर्ता संतुष्ट हो जाता है। चौथा है निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना। जब वस्तु का निर्यात करने से पूर्व निर्यातकर्ता को निर्यात लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। पूर्व शिपिंग वित्त। साख पत्र प्राप्त होने पर निर्यातकर्ता अपने बैंक से जहाज पर लदान हेतु वित्त प्राप्त करता है ताकि वह जो भी सामान जहाज पर लादना है उसके हेतु पर्याप्त वित्त उसके पास हो। छठा है वस्तुओं का उत्पादन। निर्यातकर्ता प्राप्त निर्देशों के आधार पर स्वयं वस्तु उत्पादित कर सकता है या उसे बाजार से क्रय कर सकता है। जहाज पर लदान से पूर्व निरीक्षण। सरकार द्वारा निर्धारित एवं मान्य एजेंसी से निर्यातक को अपनी वस्तु का निरीक्षण कराना बहुत जरूरी होता है। ये एजेंसी निरीक्षण के बाद निरीक्षण प्रमाण पत्र देती है जिसे निर्यात के समय जमा करना आवश्यक होता है क्योंकि कोई भी देश चाहता है कि उसके यहाँ से जो भी वस्तुएं निर्यात की जा रही हैं वो उत्तम किस्म की और मानक मूल्यों के अनुसार हो।
फिर होता है उत्पाद शुल्क औपचारिकताएं होती हैं, उनको पूर्ण करना होता है। निर्माण वस्तु में लगी सामग्री पर उत्पाद शुल्क देय होता है और उत्पाद कमीशन के संतुष्ट होने पर ही वह निर्यातकर्ता को उत्पाद क्लियरेंस देता है। फिर मूल देश का प्रमाण पत्र प्राप्त करना है। मूल देश का प्रमाण पत्र प्राप्त करना, आयात कर के संबंध में छूट लेने के लिए आयातकर्ता के मूल देश का प्रमाण पत्र होना चाहिए और ये इस बात का प्रमाण होता है कि जो माल निर्यात किया गया है उसे निर्यातकर्ता के देश में ही उत्पादित किया गया है। यदि निर्यातकर्ता के देश में ही वह माल उत्पादित किया गया है तभी आयकर में छूट मिलती है। आयात कर में छूट मिलती है। शिपिंग आदेश प्राप्त करना, माल भेजने के लिए जहाज रानी कंपनी से स्थान सुरक्षित कराना पड़ता है। इसमें स्थान सुरक्षित करने के संबंध में जहाज रानी कंपनी शिपिंग आदेश प्रदान करती है और इसके प्राप्त होने पर ही निर्यातकर्ता आश्वस्त हो सकता है। 11वां है पैकिंग एवं प्रेषण, जिस वस्तु का निर्यात किया जाता है वह उचित प्रकार से पैक होनी चाहिए। माल की पहचान के लिए उचित मार्क लगाया जाना चाहिए। उस पर आयातकर्ता का नाम, बंदरगाह का नाम संक्षेप में लिखा होना चाहिए। संप्रेषण स्वयं भी दिया जा सकता है किंतु सामान्यतः ये एजेंट द्वारा ही इस कार्य को संपादित किया जाता है। सामुद्रिक बीमा कराना, निर्यातकर्ता को सामुद्रिक बीमा करने हेतु प्रीमियम का भुगतान करना होता है और इसके बाद ही बीमा कंपनी पॉलिसी देती है, क्योंकि सामुद्रिक मार्ग से जब माल जाता है तो उसमें खतरा होता है और उसके लिए बीमा होना आवश्यक है। फिर अगला कदम है कस्टम संबंधी औपचारिकताएं पूरी करना। कस्टम संबंधी औपचारिकताएं पूरा करने के लिए निर्यातकर्ता को शिपिंग संबंधी भुगतान करने होते हैं तथा उसे निर्यात संबंधी संपूर्ण विवरण का लेखा देना होता है तथा निर्यात कर का भुगतान करना होता है और सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद कस्टम निर्यात पास दिया जाता है। इसके बाद बीजक तैयार किया जाता है। पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार निर्यातकर्ता को बीजक तैयार करना पड़ता है और जिसमें वस्तु की मात्रा तथा आयातकर्ता द्वारा किए जाने वाले भुगतानों का पूरा विवरण दिया जाता है। यह है मैट रसीद। जब माल को जहाज तक लाया जाता है तो जहाज का मैट एक रसीद देता है कि माल की प्राप्ति हुई है जिसे जहाज पर लादा गया है। इसे मैट रसीद कहते हैं। फिर भुगतान प्राप्त करना, अंत में आयातक निर्यातक को भुगतान करने के लिए एक विनिमय पत्र लिखता है और विनिमय पत्र आयातक को एक निश्चित राशि का निश्चित व्यक्ति अथवा किसी भी आदेशित व्यक्ति को भुगतान करने का आदेश होता है। और ये दो प्रकार का हो सकता है, एक तो अधिकार पत्र की प्राप्ति पर भुगतान करना या अधिकार प्राप्ति पर स्वीकृति देना। जिस तरह से हमने देखा निर्यात प्रक्रिया के चरण होते हैं उसी तरह से आयात प्रक्रिया के चरण होते हैं। पहला है व्यापार संबंधी विश्लेषण। प्रथम आयातक बाजार शोध करता है, संपूर्ण देशों के विषय में आयातित वस्तु की जानकारी प्राप्त करता है और जानकारी जुटाने के बाद निर्यातक फर्मों से संबंधित वस्तु का मूल्य, शर्तें और अन्य जानकारी मांगता है। फिर आयात लाइसेंस प्राप्त करना, जो भी आयातक है उसको आयात लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होता है और दूसरे देशों से सामान मंगाने की प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ वस्तुओं को स्वतंत्रता पूर्वक आयात किया जा सकता है जबकि अन्य के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। यदि आयात के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है तो उसे अपने देश से लाइसेंस प्राप्त करना होता है। तीसरा है विदेशी मुद्रा प्राप्त करना। आयातक को आयातित वस्तु का भुगतान वस्तु के निर्यात करता है उसके देश की मुद्रा में करना होता है अतः वो विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है। चौथा है ऑर्डर देना। आयात लाइसेंस प्राप्त करने के उपरांत आयातक निर्यातकों को ऑर्डर भेजता है और इसमें वस्तु का पूरा विवरण, सभी शर्तें, भुगतान की विधि आदि के बारे में संपूर्ण जानकारी मांगी जाती है। साख पत्र प्राप्त करना। ऑर्डर देने के बाद आयातक को अपनी क्षमता का प्रमाण पत्र देना होता है। इसके लिए वह अपने स्थानीय बैंक से जिसकी शाखा निर्यातकर्ता के देश में भी होना आवश्यक है से एक साख पत्र प्राप्त करता है और इसमें बैंक आयातित माल के भुगतान की गारंटी देता है कि इस साख पत्र को निर्यातकर्ता के पास भेज देता है। परामर्श पत्र प्राप्त करना। आयातक को निर्यातकर्ता से
इस आशय का परामर्श पत्र प्राप्त करना होता है कि एक निश्चित माल केस दिया गया है और वह माल किस जहाज से किस समय तक बंदरगाह पर पहुंचेगा। फिर अगला चरण है विनिमय पत्र प्राप्त करना। आयातकर्ता को विनिमय पत्र भी प्राप्त होता है। विनिमय पत्र बैंक के द्वारा या तो स्वीकृति के लिए या भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है। विनिमय पत्र के अनुसार ही उसे भुगतान की व्यवस्था करनी होती है। कस्टम एवं माल प्राप्त करने संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करना। आयात संबंधी सभी लेख प्राप्त होने पर आयातकर्ता कस्टम व माल प्राप्त करने की औपचारिकताओं को पूरा करता है। बच्चों, हमने अभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन किया। अब इससे संबंधित कठिनाइयों के लिए आप अपने विषय शिक्षक से संपर्क कर सकते हैं और इसके आगे का हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।